हेलो दोस्तों, आप सभी का मास्टर डिग्री में स्वागत है। आज हम आरबीसी द्वारा जारी साइंस मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल माई स्टडी ग्रुप पर कक्षा 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके अंदर मैथ और साइंस का संपूर्ण सिलेबस आपको 30 दिन के अंदर रिवीजन करा दिया जाएगा और उसके अंदर वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले हैं। और यदि आपने वो वाले संपूर्ण वीडियो भी देख लिए तो आपके 90+ नंबर आ जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आते हैं वो तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। आरबीसी ने आपके पेपर को 5 भागों में बांटा है। खंड ए, खंड बी, सी, डी और ई। अब देखो, खंड ए के अंदर प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 1 से लेकर 11। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपके 10 क्या आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी अबेसिडे प्रश्न आएंगे। और 2 से 11 तक एक एक नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कुल अंक कितने हो जाएंगे, 20। प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 1। खंड बे में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2। तो कुल अंक कितने हो गए, 16। इसी प्रकार खंड स या सी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 16। इसी प्रकार खंड दे में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो दो क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के। इसी प्रकार खंड ई में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। तो कुल अंक कितने हो गए, 18। अब देखो, यानी कुल आपको पूछे जाएंगे 28 क्वेश्चन। कितने पूछे जाएंगे, 28 क्वेश्चन। और आपका पूरा पेपर कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का। अब देखो नोट, कक्षा 10 और 12 की गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए हमारे चैनल मास्टर स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें। सभी अध्यायों के नोट्स विद पीडीएफ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अलग से अध्याय, ये सभी हम हमारे वीडियो में कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माय स्टडी ग्रुप। आप देखो सॉल्यूशन देखते हैं खंड ए। और यदि आपको इनके नोट्स भी चाहिए या इनकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देखो, पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आरबीसी द्वारा जारी मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। अभी हमने उधर बताया था कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 10 से अबेसिडे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। इसमें पहला क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। आपको 4 अबेसिडे दे रखोगे, आपको 1 अबेसिडे इनमें से चुनना है। तो देखो, सामान्य रक्तचाप होता है मनुष्य का 120/80। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। आपको 4 अबेसिडे रखे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, राइबोफ्लेविन और नियासिन। आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद हो गया आपको, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आप देखो तीसरा क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आपको क्या पूछा गया है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रतौंधी, रिकेटस, गेंगा या गलगंड या बांझपन। तो बताओ कौन सा होगा इनमें से। आप देखो, आयोडीन की कमी से रोग होता है गेंगा या गलगंड रोग। देखो, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। आप देखो आपका 4th क्वेश्चन, मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, तो बताओ उन्होंने किस पादप पर अध्ययन किया था। टमाटर, सेब, उद्यान मटर और गाजर। तो मेंडल ने किस पे किया था, उद्यान मटर पर। अब देखो 5वां क्वेश्चन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है।
तो इसका राइट आंसर होगा IgM, IgM। सौर्यदाता रक्त समूह है, सौर्यदाता रक्त समूह है, बताओ रक्त समूह AB, O, A या B? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। और सर्वग्राही ये कौन सा है? सर्वग्राही, सर्वग्राही। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। और रक्त समूह AB क्या है? सर्वग्राही। ये सभी से ले सकता है और रक्त समूह O सभी को दे सकता है। तो सर्वदाता कौन सा है? रक्त समूह O। और सर्वग्राही कौन सा है? रक्त समूह AB। अब देखो सातवां क्वेश्चन देखो, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टेन ने, मेंडल ने, बैटसन ने, रदरफोर्ड ने? तो किसने की थी रक्त समूह की खोज? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टेन ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इमली में पाए जाने वाला अम्ल है, अब इमली के अंदर पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। यदि आपको इस मॉडल पेपर की PDF चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि PDF कहाँ से और कैसे डाउनलोड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया बतानी जो दोनों दिशाओं में चले। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? देखो दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और एक दिशा में चलने वाली होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अपना 9वां लास्ट क्वेश्चन है 10वां, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है पानी में, कांच में, निर्वात में या ग्लिसरीन में? तो आपको पता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। तो ये तो आपके 10 एबीसीडी कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के अंदर 10 एबीसीडी हमने पूरे कर लिए। अब पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। मतलब अब 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। देखो पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2, लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। लेंस शक्ति की क्या बतानी है? परिभाषा। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस शक्ति कहलाती है। लेंस शक्ति किसे कहते हैं? लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का मात्रक लिखिए। क्या बताना है? कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सही है। शक्ति को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अब आपको शक्ति का सूत्र भी पूछ सकता है, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे हुए समय। कार्य बटे हुए समय। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो देखो शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र हो गया कार्य बटे हुए समय और मात्रक होता है इसका वाट। आपको साथ में ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य अपने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है स्थानबद्ध, जो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। स्थानबद्ध प्रजातियां
ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है अर्थात जिनका वितरण एक सीमित क्षेत्र में होता है स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है। जो एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हो? स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आगे। अब देखो 8 हो गए। अब 3 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डैश डैश को बनाया जाता है। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डैश डैश। कौन सा है राष्ट्रीय जल? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता। क्या कहलाती है? जैव विविधता। आपको इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खंड ब, खंड ए हो गया। खंड ए में आपने क्या देखा? पहले क्वेश्चन के 10 एबीसीडी थे। उसके बाद में आपने 2 से लेकर 11 तक एक नंबर के क्वेश्चन देखे। अब हम पढ़ रहे हैं खंड बी। खंड बी में 8 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। पहला देखो क्वेश्चन नंबर 12, निम्न को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, 4 है, 1 का 1/2 नंबर। तो कितने नंबर हो गए? 2 नंबर। आपको इधर दे रखा है विटामिन, इधर देखा है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से इन चारों में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने पहले बताया था। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। कौन सा है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। और विटामिन P3 की कमी से होने वाला है पेलार्गा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और विटामिन B3 की कमी से पेलार्गा। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? कारण स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही पौधा क्यों चुना, इसके कारण बताने हैं आपको। आप देखो इसका आंसर देखो। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का चयन किया क्योंकि उसके कारण देखो। पहला कारण, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। दूसरा कारण है, 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है, विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। और आपका चौथा कारण है, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजीवी पादप आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये 4 कारण है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा चुना। आपको याद रखना है। आपका 14 क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 क्षारों के नाम लिखिए। आपको करना है 2 अम्लों के नाम लिखने और 2 क्षारों के नाम लिखने। अम्ल, पहला अम्ल है एसिटिक अम्ल, दूसरे का नाम लिखा अपने सल्फ्यूरिक अम्ल। और भी होते हैं जैसे नाइट्रिक अम्ल, तो आप किसी का भी 2 का नाम लिख सकते हो। तो हमने लिखा एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार क्षार के 2 नाम लिखने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ के 2 अम्ल और 2 क्षारों के नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 15, वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखिए। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कितने कारण लिखने थे आपको? 2। कि किस कारण से वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। तो हमने लिखा पहला कारण इसका प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार। क्वेश्चन नंबर 16, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए
राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, 2 सुझाव दीजिए। आपको बताना कि संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो आपको सुझाव देने दो। तो पहला सुझाव है जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे ये लंबे समय तक उपलब्ध रहे। दूसरा है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों का समान वितरण ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 17 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र है। सबसे पहले अंदर होता है अंदरूनी तत्व, इसके बाद में बाहरी तत्व, ये क्या है आवरण है, और इससे ऊपर वाली जो ये है इसको क्या बोलते हो, भूपटल। क्या बोलते हो, भूपटल। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 सम्मिलित कीजिए। आपको देखो सम्मिलित करना है कि गेहूं, मक्का, चना, चावल, और इधर क्या दे इनके वैज्ञानिक नाम, कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मक्का का क्या होता है, चना और चावल का क्या। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है बताओ कौन सा होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। मक्का का होता है जिया मैच, और चना का होता है साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, और चावल का हो रहा है ओराइजा सेटाइवम, ओराइजा सेटाइवम। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्रेडमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ब्रेडमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। और इसी के साथ में यदि आप पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो कौन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। अब देखो अपने खंड बे भी पूरा कर लिया। खंड ए के अंदर 20 क्वेश्चन देके एक नंबर के, खंड बे के अंदर आपने 8 क्वेश्चन देके 2 नंबर के। आप हट रहे हैं खंड स या सेक्शन सी, इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन आएंगे, 4, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। तो 20 से आपके क्या आने लग जाएगा, अथवा यानी या तो आप ऊपर वाला कर लो ये नीचे दे रखा है, अथवा यानी दोनों में से एक करना है। तो क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखिए। पहला है कि टिप्पणी लिखिए मधुमक्खी पालन पर और लाख कीट संवर्धन पर, अथवा दे रखा है। यदि आप इन दोनों पर नहीं लिखना चाहते तो टिप्पणी लिखिए रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग पर। हम इन अथवा वालों का भी सॉल्यूशन देखेंगे, पूरों का सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, ऊपर वाला क्वेश्चन करें, मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन। देखो मधुमक्खी पालन, इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खी के प्राप्त शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्ष से करता आया है। ये उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छातों में मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जा रहा है। तो ये मधुमक्खी पालन के बारे में आपको लाइनें लिखनी थी, टिप्पणी करनी थी, जो हमने करी। आप देखो इसी प्रकार लाख कीट संवर्धन पर भी क्या लिखनी है, टिप्पणी। लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों को पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है, व्यापारिक उत्पादन के लिए। और इनके पालने को क्या बोलते हो, लाख कीट संवर्धन कहते हैं। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेसिफर लेका। क्या है, लेसिफर लेका। छोटे आकार का रेंगने वाला सर्कीय कीट है जो स्वयं द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण से बंद रहता है। ये आवरण इसे सुरक्षित रखता है। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त की जा सकती है, मतलब 1 साल के अंदर 4 फसलें प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसका वैज्ञानिक नाम जरूर लिखना है, लेसिफर
ले का। तो हमने देखो टिप्पणी लिख ली इस पे। अब अपन अथवा वाला भी करेंगे, रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग। देखो अथवा का उत्तर देखो, पहला है रेशम कीट पालन। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। इनसे शहतूत की पत्तियां पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बोम्बिक्स मोराई प्रमुख है। भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 तक पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। लार्वा में एक जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। पूर्ण विकसित लार्वा भोजन करना बंद कर अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रावण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है। अब इसे कोकून कहते हैं। रेशम का धागा इसी अवस्था से प्राप्त किया जाता है। आपको इस पर क्या लिखनी थी? टिप्पणी। अब देखो डेयरी उद्योग पर भी क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू बनाकर उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता रहा है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैंस की मुर्रा, सुरती, मैसाना आदि प्रमुख नस्लें हैं। इसी प्रकार गाय की गिर, साहिवाल, सिंध, देवली आदि प्रमुख नस्लें हैं। कुछ राज्यों में बकरी का पालन भी दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। डेयरी उद्योग पर भी आपने क्या लिख दी? टिप्पणी। अब देखो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों व पीडीएफ के लिए हमारे चैनल माय स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करें। आपको देखो सभी जितने भी मॉडल पेपर जारी हैं उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही आपको जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका भी एक वीडियो बनाकर आपको तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखो क्वेश्चन नंबर 21, किन्हीं 2 आंतरिक व्युत्पन्न शक्तियों की व्याख्या कीजिए। अथवा किन्हीं 2 बाह्य व्युत्पन्न शक्तियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें भी क्या दे रखा है? अथवा। पहला है किन्हीं 2 आंतरिक व्युत्पन्न शक्तियों की व्याख्या कीजिए और अथवा है किन्हीं 2 बाह्य व्युत्पन्न शक्तियों की व्याख्या कीजिए। पहले हम क्या करते हैं? 2 प्रमुख आंतरिक शक्तियों की व्याख्या करते हैं। 2 प्रमुख आंतरिक व्युत्पन्न शक्तियाँ इस प्रकार है। पहली कौन सी है? ज्वालामुखी और दूसरी है भूकंप। ज्वालामुखी, इससे पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प व गैसें बाहर निकलने लगती है। अनेक बार अधिक गर्म चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बाहर बहने लगती है। पृथ्वी की सतह पर बने मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका नाम ज्वालामुखी पड़ा। इसी प्रकार भूकंप पे भी आपको क्या लिखनी है? भूकंप की भी व्याख्या करनी है। भूकंप क्या होता है? इसका अर्थ भू सतह के कंपन से है। कंपन का कारण भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल होती है। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जा सकती है। भूकंप अपनी तीव्रता के अनुसार पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाता है। देखो भूकंप मापने की इकाई होती है रिएक्टर। यदि भूकंप मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर। यदि 7 रिएक्टर से ज़्यादा भूकंप आता है तो उसमें क्या होती है? भारी हानि होती है। ये भी आपको इसमें लिखना है। अब देखो हमने आंतरिक व्युत्पन्न शक्तियाँ देख ली। पहली ज्वालामुखी, दूसरी भूकंप। अब देखेंगे हम 2 प्रमुख बाह्य व्युत्पन्न शक्तियाँ इस प्रकार है। पहली कौन सी है? अपक्षेपण की शक्तियाँ या अपक्षय। सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती है। प्रगति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, कार्बनेटीकरण, जल के अणुओं का जुड़ना, विलयीकरण आदि भी चट्टानों को तोड़कर उनके अपक्षेपण में मदद करती है। अपक्षेपण का मतलब होता है
तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, धीरे धीरे कई वर्षों तक तोड़ते रहना। अपर्दन, वायु, अपर्दन क्या होता है देखो, वायु, जल व बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते रहते हैं। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है, इस कारण इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूट जाती है, इससे पृथ्वी की सतह परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। अब देखो, इनके जीवन वृत्त लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे, इनका विज्ञान में योगदान दर्शाओगे तो 2 नंबर, कुल नंबर कितने हो गए 4। ऐसे ही अथवा में क्या क्वेश्चन है इसके, सर CV रमन के जीवन वृत्त और विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। पहले हम किसका पढ़ लेते हैं, APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त देखो, इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोटी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इनके पिता का नाम जैनुल्ला अब्दीन व माता का नाम आसिया था। रामेश्वर में प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम रामनाथपुरम के खार्ज हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने हेतु दाखिल हुए। अय्या हुरे सोलेमन उनके प्रेरणा स्रोत बने। सन 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह आपको अच्छी तरह याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति कब रहे, 2002 से 2007 तक। सन 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला। 1997 में क्या मिला उनको, भारत रत्न। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। यह तो उनका क्या था, जीवन वृत्त। अब उनका विज्ञान में क्या योगदान है, विज्ञान में योगदान, कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। तो भारत का पहला रॉकेट कौन सा है, नाइके अपाचे। इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी जिसने रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित किया। इन्होंने समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास किया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने 5 मिसाइलें छोड़ी, कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब देखो, सर CV रमन का जीवन वृत्त, अथवा में था सर CV रमन वाला। तो देखो, सर CV रमन का जीवन वृत्त, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर तथा माता पार्वती अम्बल थी। रमन के वॉलंटियर कॉलेज से इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। भारत का पहला भारत रत्न किसे मिला, सर CV रमन, भारत रत्न मिला। कब, 1954। 20 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, 28 फरवरी को। विज्ञान में योगदान, विज्ञान में क्या योगदान है देखो, रमन ने समुद्र व आकाश का नीला होने का कारण बताया तथा ठोस, द्रव व गैस का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्सकिरणीय पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ये लाइन
इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930। किस लिए मिला? रमन प्रभाव के खोज के कारण। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 23, सविस्थानी संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए, अथवा है बहिस्थानी संरक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं, सविस्थानी संरक्षण। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, सविस्थानी संरक्षण कहलाता है। अब देखो, इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है, उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियाँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा संरक्षण रिजर्व आदि की स्थापना की जाती है। वर्तमान में भारत में 14 जीवमंडल, 99 राष्ट्रीय उद्यान, 523 वन्य जीव अभ्यारण्य, 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। अब होता है बहिस्थानी संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप एवं जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। सविस्थानी में क्या किया जाता है? उनके प्राकृतिक आवास पर अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाती है। बहिस्थानी संरक्षण क्या किया जाता है? उनको कृत्रिम आवास में रखा जाता है। इसके तहत वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, उद्योग, संवर्धन प्रयोगशाला आदि की स्थापना की जाती है। जंतुओं के संरक्षण के लिए चिड़ियाघर आदि की स्थापना की जाती है। संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं के जननद्रव्यों का संरक्षण निम्न ताप संरक्षण विधि व मध्यवर्ती कल्चर तकनीक से किया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त पौधों या जंतुओं के जीन को जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को।